हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस वन संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर यूपी पीसीएस प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें हम लगभग पिछले 10 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व्ड पेपर्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि यदि आप यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए कोई सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बैच से संबंधित जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम यूपीपीसीएस प्री का 2023 का जो पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया गया है, यानी कि हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और साथ ही में आपको क्वेश्चन की डिटेल भी यहाँ पर कराई जाएगी। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की, ठीक है। भारतीय इतिहास में प्राचीन जो इतिहास आपका रहता है उससे कितने आपके क्वेश्चन आए थे। तो उसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ आपको सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2, जिसमें सूची 1 में है आपके पुरातात्विक स्थल और वर्तमान में उन स्थान का नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। यानी कि वर्तमान में आज के समय में ये पुरातात्विक स्थल किस राज्य में पड़ते हैं वो आपको दिए गए हैं, तो आपको इसका सही मिलान करना है। तो सबसे पहला आपका दिया गया है नेवासा, उसके बाद है ईसमपुर, उसके बाद है डीडवाना, उसके बाद है गुडियाम गुफा। और यहाँ पर आपको 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इनमें से आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन में मैचिंग करके बताया गया है कौन सा आपका सही विकल्प है। तो आप यहाँ देखेंगे, आपका यहाँ पर ये जो उत्तर दिया गया है सी, ये आपका सही है। तो उत्तर सी के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, ए का 3, यानी कि नेवासा आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद बी का 4 यानी कि ईसमपुर जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में। सी का 1 यानी कि डीडवाना, ये आपका कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद है गुडियाम गुफा, यानी कि बचा हुआ डी का विकल्प कौन सा होगा, दूसरा वाले, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आपका सही सुमेलित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिटेल में भी आपको सही मैचिंग करके यहाँ पर दिया गया था। क्लियर है? देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपका सही विकल्प कौन सा है, उत्तर बी, 120 अध्याय और 8 खंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो चरक संहिता है वो आपकी 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला आपका कथन दिया गया है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और दूसरा आपका जो कथन दिया गया था वो है, वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपके दोनों ही कथन दिए गए हैं तो ये आपके दोनों ही सही हो जाते हैं, इसलिए आपका जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। आपका उत्तर क्या है, डी, ठीक है। 1 तथा 2 ये दोनों ही सही विकल्प हैं आपके, ठीक है। तो विष्णु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। और वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था, जो आपका वायु पुराण है वो गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित यहाँ पर दिया गया है, एक तरफ आपके दिए गए हैं दर्शन का नाम और उनके प्रचारक जो रहे हैं उनके नाम हैं, उनमें आपको सही वाले विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर बी है दोस्तों वो आपका सही है, जिसमें आपका दिया गया है न्याय गौतम, ठीक है। तो न्याय दर्शन के जो प्रचारक थे वो कौन थे, गौतम ऋषि थे।
ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जो विकल्प है इनकी बात कर लेते हैं। तो पहला आपका था वैशेषिक पतंजलि, तो वैशेषिक के पतंजलि नहीं थे, इनके कौन थे, कणाद मुनि। यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल जो दी गई है आंसर की। इसके बाद मीमांसा, मीमांसा के जो आपके प्रचारक रहे थे इनका नाम यहाँ पर कण्व दिया गया है, बल्कि कण्व नहीं था, इनका नाम था मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा थी उसके थे जैमिनी। और उत्तर मीमांसा की यहाँ पर कपिल दिए गए हैं, तो ये कपिल नहीं थे दोस्तों, ये कौन थे, वेदांत दर्शन, या फिर इसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, इसके कौन थे, बादरायण। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो अन्य विकल्प है उनका भी आपको सही उत्तर मालूम हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। पूर्वी सीमांत यानी कि सबसे जो पूर्वी स्थान था हड़प्पा संस्कृति में वो कौन सा था। चार आपके विकल्प है, मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर और राखीगढ़ी। तो आपका जो उत्तर सी है यानी कि आलमगीरपुर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सूतकांगनेडोर, ये आपका सबसे पश्चिमी पुरा स्थल है। ठीक है, जगह क्या है, सूतकांगनेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ती है। इसके बाद पूर्वी पुरा स्थल जो कि आपका आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था। उसके बाद अगर हम बात करें इस सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरा स्थल, तो वो दोस्तों कौन सा था, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसके बाद अगर हम दक्षिणी पुरा स्थल की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो वो था दोस्तों दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हड़प्पा संस्कृति के चारों दिशाओं के जो सीमांत थे, चारों दिशाओं के, तो वो आपको मालूम हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम दिया गया है। तो यहाँ पर आपको शक, कुषाण, यूनानी, यूनानी शक कुषाण, और शक यूनानी कुषाण, और यूनानी कुषाण शक। तो इस प्रकार ये आपके चार विकल्प थे, इसमें आपको उनके काल के क्रम के अनुसार बताना है। तो आपका विकल्प जो बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यूनानी, शक और कुषाणी, ये इनका सही क्रम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कवियत्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है कवियत्री का नाम और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक का नाम दिया गया है, इनमें से किसकी जो मैचिंग है वो सही नहीं है। चार आपको विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर दयाबाई की विनय मल्लिका, जो कि बिल्कुल सही है। सहजबाई की सहज प्रकाश, ये भी सही है। सोन कुमारी की स्वर्णबेली कविता, ये भी दोस्तों आपका सही है। लेकिन जो आपका विकल्प डी है इसमें दिया गया था गंगाबाई, गंगाबाई की दी गई थी गणेश देव लीला, तो यही आपका विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, गंगाबाई कृष्ण भक्ति परंपरा की कवित्री थी। गंगाबाई द्वारा रचित स्वतंत्र ग्रंथ गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त हुआ, यानी कि गंगाबाई ने जो रचना की थी वो नाम क्या था, गंगाबाई के नाम से ही अपने ग्रंथ का उन्होंने नाम रखा था। और बात अगर हम करते हैं गणेश देव लीला जो पुस्तक दी गई है यहाँ पर, इसकी जो पुस्तक की कवित्री थी वो कौन थी दोस्तों, मधुर अली, इनका नाम क्या था, मधुर अली। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था। यानी कि वैदिक काल में जो भागदू अधिकारी होता था वो किससे संबंधित होता था। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार होगा, ये साचार नहीं है, समाचार पहुंचाने वाला दूत, इसके बाद जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही है वो है उत्तर बी, यानी कि राजस्व कर जमा करने वाला। तो आप यहाँ देखेंगे वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू जो था वो आपका राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि अक्षवापद्यूत अधिकारी एवं आय व्यय गणनाध्यक्ष होता था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, नागार्जुन, नागसेन, कुमारिल भट्ट और नागभट्ट। तो आपका जो विकल्प बी है दोस्तों वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका क्या दिया गया है, नागसेन। यहाँ पर आप देखेंगे पाली ग्रंथ, ये पाली भाषा में लिखा गया है ग्रंथ,
जिसका नाम क्या है, मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांदर के मध्य संवाद है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है वो कौन सा है, बी, यानी कि नागसेन आपका करेक्ट था। तो दोस्तों यहाँ तक यानी कि जो 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो हमने एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के किए हैं। अब हम आगे बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। दोस्तों यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आयोग आपसे पूछता है। क्लियर है। तो इसलिए आपके लिए PYQ सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से सुनते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प थे, जिसमें इल्तुतमिश का दिया गया था। आपको जो सही नहीं है उसका विकल्प का चयन करना है। ठीक है। तो इल्तुतमिश रजिया के पिता, तो ये तो सही बात है, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया। गुलबदन बेगम, ये कौन थी, बाबर की पुत्री, ये भी सही बात है। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, नहीं, ये गलत है आपका। और डी वाला ऑप्शन आपका था शाह तुर्कन, जो कि इल्तुतमिश की पत्नी थी, तो ये भी आपका विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो विकल्प सी है वही आपका करेक्ट है। यहाँ पर दिया गया था हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी, तो ये किसकी पत्नी थी आखिर, ये थी दोस्तों मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी। क्लियर है। बाकी आपके जो विकल्प दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका था खरीदादार कौन था। ठीक है। बात हम किसकी कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास की। तो यहाँ पर आपको इसके हिसाब से बताना है, परगना का प्रमुख अफसर होता था, शाही महल का प्रधान संरक्षक होता था, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, या फिर फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। तो दोस्तों आपका विकल्प डी ही करेक्ट है, यानी कि जो फरमानों को भेजा करता था अधिकारी, वही आपका क्या कहलाता था, खरीदादार। ठीक है। अब हम यहाँ इसका जो है डिटेल देख लेते हैं। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। खरीदा अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े या रेशम की थैली। रियासत काल में शासकों का शाही पत्राचार इसी खरीदा यानी कि थैली में पत्र रखकर भेजा जाता था। यानी जो पत्र होता था वो इसी में, जो एक रेशम की थैली थी उसमें रखा हुआ होता था, इसलिए तो जो लेके जाता था फरमान को उसको क्या कहते थे, भेजने वाला जो अधिकारी होता था उसको दोस्तों हम खरीदादार कहते थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों आपको सूची दी गई है 2, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपके विकल्प के अनुसार दी गई है। सबसे पहले सूची में दिया गया है पुस्तक और उसका विषय क्या था। ठीक है। तो सबसे पहली पुस्तक है मिरात सिकंदरी, उसके बाद है बुरहान ए माशिर, इसके बाद आगे दिया गया है रियाज उस सलातिन, इसके बाद है रियाज उल इंशा। तो यहाँ पर दूसरी तरफ सूची 2 में आपको इनसे संबंधित विषय दिए गए हैं, आपको इनसे सही मिलान करना है। तो यहाँ पर आपका विकल्प जो ए है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें आपका क्या है, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। ठीक है। तो यहाँ पर हम डिटेल देख लेंगे। सूची 1 और सूची 2 में पहले जो आपकी ए ऑप्शन में दी गई थी वो थी मिरात ए सिकंदरी, तो इसका जो करेक्ट मैच हो जाएगा वो किस हो जाएगा, गुजरात विजय से। ये किसका विषय, ये जो पुस्तक है ये किस विषय पर आधारित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात विषय पर। इसके बाद बुरहान ए माशिर जो पुस्तक है ये इसका विषय क्या है, तो ये है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। इसके बाद है दोस्तों अगली पुस्तक रियाज उस सलातिन, तो इसमें जो विषय है वो क्या है, बंगाल का इतिहास। और रियाज उल इंशा की यदि हम बात करते हैं तो इससे संबंधित कौन सा विषय है, वो है आपका महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। ठीक है। ये महमूद है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। यहाँ आप विकल्प में देखेंगे तो आपको महमूद ही दिया गया है। जो महमूद गवाह थे उनके जो पत्र थे उनका कलेक्शन है रियाज उल इंशा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। तो किसने अनुवाद किया था, जब फिरोज शाह तुगलक ने नागरकोट अभियान चलाया था उस दौरान किसने 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। तो यहाँ पर देखेंगे 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मोहम्मद अली और अजीजुद्दीन खान।
तो दोस्तों यही विकल्प आपका करेक्ट है। अजीजुद्दीन खान ने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था। अब ये अनुवाद किसमें किया था, तो आप यहाँ देखेंगे फिरोज तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान जो संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकें थीं उसमें फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, किसने किया था, अजीजुद्दीन खान ने, या फिर इनको अजीजुद्दीन खालिद भी बोला जाता था। यह अनुवाद कार्य दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है, यानी जो अनुवाद किया गया था इसको हम दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 जो पेशवा दिए गए हैं उनके आपको शासन के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो पहले थे बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद दिया गया है आपका बाजीराव प्रथम, उसके बाद दिया गया है नारायण राव, उसके बाद दिया गया है माधवराव प्रथम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है वो बिल्कुल सही है, जिसमें क्या दिया गया है, पहले नंबर पर दिया गया है बालाजी विश्वनाथ, तो ये सही है, पहले स्थान पर ही इनका नाम दिया गया है। इसके बाद बाजीराव जो फर्स्ट थे वही आपके सेकंड नंबर पर दिए गए हैं, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद है चौथे नंबर पे माधवराव प्रथम, तो दोस्तों ये आपके पहले आएंगे, यानी कि इनका शासन काल जो था वो नारायण राव से पहले था और आखिर में कौन थे, नारायण राव। क्लियर है। अब यहाँ आप डिटेल में देख लेंगे इसमें कि इनका शासनकाल कब से कब तक था। तो बालाजी विश्वनाथ जो कि 1713 से 1720 ईस्वी तक थे। इसके बाद बाजीराव प्रथम आते हैं 1720 से 1740। फिर बाद में इनका नाम दिया गया है माधवराव प्रथम का, जिनका दोस्तों शासनकाल क्या था, 1761 से 1772। और नारायण राव का जो शासनकाल था दोस्तों माधवराव प्रथम के बाद था, जो कि था 1772 से 1773। क्लियर है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। तो यहाँ पर जजिया और गौ हत्या को समाप्त करने वाला कश्मीरी शासक कौन था। ऑप्शन है आपके सिकंदर शाह, शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह, जैनुल आबदीन। तो आपका विकल्प डी जो है वो करेक्ट है, जैनुल आबदीन। इन्होंने ये कौन थे, कश्मीर के शासक थे और इन्होंने जजिया कर और गौ हत्या है जो उसको समाप्त किया था। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर इसकी डिटेल देख लेते हैं। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खान जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या था, शाही खान। ये किसका भाई था, अली शाह का। ये जब गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा था, तो ये किस नाम से बैठा था, जैनुल आबदीन। क्लियर है। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ है। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती थी। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। जो जजिया कर था वो हिंदुओं से लिया जाता था, उसने हटा दिया था। ऐसा करने वाला वह कश्मीर का प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया था। उसके समय में महाभारत, दशावतार और राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे देखिए कैसे भी पूछ सकता है यहाँ पर, इसीलिए डिटेल जो आपको दी गई है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो आपसे क्वेश्चन यहीं पर पूछा जा सकता है कि किस कश्मीर शासक के काल में महाभारत, दशावतार और राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, संगीत की जो टप्पा शैली है निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई। 4 विकल्प हैं आपके, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह और अकबर। तो आपका विकल्प जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के दरबार में टप्पा शैली, ये शैली होती है संगीत की, तो इनके दरबार में ये परिष्कृत और विकसित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद साहब का सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे जो आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास से जितने प्रश्न पूछे गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो लगभग 7 यहाँ पर प्रश्न थे और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो 9 और 7 16 जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, यानी कि आधुनिक इतिहास की। चलिए देखते हैं आधुनिक इतिहास में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था पहला। ठीक है, तो यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान जो है, विद्रोह का आरंभ दिया गया है। एक तरफ दिया गया है विद्रोह का स्थान, और जो 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय के विद्रोह की बात की जा रही है, और आरंभ
उस स्थान पर कब हुआ था, तो यहाँ पर आपको जो सही सुमेलित नहीं है उसका मिलान करना है। विकल्प ए आपका दिया गया था लखनऊ, जहाँ पर दिया गया है कि जो विद्रोह का आरंभ हुआ था वो 4 जून 1857 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद झांसी में 11 मई 1857 को, मेरठ में 10 मई 1857 को, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो इसके उत्तर में थोड़ा सा विवाद है। यहाँ पर देखिए, इसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ का जो सही सुमेलन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लखनऊ में आपका 4 जून 1857, झांसी में जून 1857 में। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जो विकल्प है यही आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसके बाद मेरठ में 10 मई 1857 में, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 में। ठीक है, तो इस प्रकार अन्य 3 विकल्प जो हैं वो आयोग के अनुसार सही माने गए हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, नोट करके। कुछ स्रोतों में लखनऊ में 1857 विद्रोह के प्रारंभ की तिथि यही दी गई है, 4 जून 1857। ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12 की, उसमें लखनऊ में इस विद्रोह की प्रारंभ तिथि 30 मई 1857 बताई गई है। और आप जानते हैं जैसा कि सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य आंसर माना जाता है वो एनसीईआरटी के अनुसार ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी और जो आयोग ने ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से मिसमैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आयोग ने अपना सही उत्तर माना है वो झांसी वाला ही माना है, यानी कि विकल्प भी ही माना है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो हर बार का रहता है, विवादित कुछ ना कुछ रहता ही है उनमें। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आप जो डेट दी गई है इनको आप अच्छे से फोकस कर लें। 1857 के विद्रोह के स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो कौन सा संगठन था जिसने जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थी उन पर बम फेंका था। पहला है अनुशीलन समिति, दूसरा है अखिल भारतीय मजदूर संघ, तीसरा है युगांतर और चौथा है यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ। तो आपका विकल्प ए करेक्ट है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति जो संगठन था इसने ही दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंका था, बम फेंका था। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं इसमें डिटेल क्या दी गई है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। जो हार्डिंग पर बम फेंका गया था इसको दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को ही दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। नाम बदल कर भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। तो किसान सभा का जो गठन किया था वो किस नेता ने किया था, आपको उनका नाम बताना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, इंद्र नारायण द्विवेदी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प जो सी है वो आपका करेक्ट है, इंद्र नारायण द्विवेदी। अब यहाँ आप देखिए क्या दिया गया है। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन को नाम दिया, जिसका नाम क्या रखा, किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी और इनके साथ और कौन थे इस सभा को स्थापित करने वाले, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। इनके प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा जो है वो स्थापित की गई थी। ठीक है, तो जो अन्य नाम है दोस्तों उनको भी आप अच्छे से देख लें, इनके साथ और कौन कौन लोग थे, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो विकल्प आपको दिए गए हैं यहाँ पर, कथन आपको 2 दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनके संदर्भ में ये कौन सा कथन सही है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, दूसरा है उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए क्या दिया गया है, 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों ही विकल्प जो है वो करेक्ट है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं, इस क्वेश्चन की क्या दी गई है। ईवी रामास्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, यही आपके पहले कथन में दिया गया था। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था क्योंकि उनका मानना था पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की है, और केरल में वाइकोम नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, इस आंदोलन में ईवी रामास्वामी नायकर जो कि पेरियार से थे,
और केपी केशव मेनन, टी के माधवन तथा के कल्पन ने भाग लिया। यानी इस आंदोलन में और कौन कौन लोग थे उनके नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सभी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके नाम को भी आप अच्छे से याद करने हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित जो महिला रेजिमेंट था उसका नाम क्या था? वीरांगना रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट और भारत माता रेजिमेंट। तो दोस्तों जो महिला रेजिमेंट यानी कि इनके अलग अलग रेजिमेंट बनाए गए थे आजाद हिंद फौज के, तो इसमें जो महिला जिसमें थी उस रेजिमेंट का नाम क्या रखा था? तो आपका विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वो क्या है? रानी झांसी रेजिमेंट। आगे देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, ये रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था महिला रेजिमेंट का नाम, जो कि महिलाओं के लिए था। इसमें रानी झांसी रेजिमेंट स्थापित किया था, ये इसका नाम था। आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे यानी अन्य रेजिमेंट थे जिनके नाम क्या क्या थे? आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। तो उस समय के जो प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे उन्हीं के नाम पर उन्होंने क्या रखे थे? नाम रखे थे। आजाद हिंद फौज ने अपने ब्रिगेड के नाम रखे थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? जो महिला स्वतंत्रता सेनानी थी भारत छोड़ो आंदोलन से जिनका संबंध नहीं था उनका आपको नाम बताना है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, मातंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली और शांति घोष। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए बी सी है ये तीनों ही आपके जो थे, ये नाम जो दिए गए हैं इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, लेकिन जो आपका विकल्प डी जो है शांति घोष, ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्योंकि शांति घोष का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम चर्चा में रहा था। बाकी जो अन्य महिला स्वतंत्रता सेनानी थी ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? ठीक है, तो आपको बताना है जो अंतिम घटना थी वो कौन सी थी। मापला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन का प्रारूप देख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट ईयर भी नहीं दिया जा रहा है लेकिन आपको ईयर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं थोड़ा सा घुमा करके। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम जो घटना थी इनमें से वो कौन सी थी? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो दोस्तों हुआ था ये आपका 1921 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जो अन्य आपके विकल्प दिए गए हैं उनमें पहला है खिलाफत आंदोलन और होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन तीनों में भी सबसे पहले जो घटना थी वो कौन सी थी? होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन ये आपका कब हुआ था? 1919। लेकिन खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग दोनों ही 1919 में थे, लेकिन इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सबसे पहले अप्रैल 1919 में, और खिलाफत आंदोलन उसके बाद सितंबर 1919 में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार आपको सारी डेट जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक दोस्तों हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उसके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे लगभग आपके जो 7 क्वेश्चन थे इसमें भी आपसे 7 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो थे हमारे वो एंशिएंट हिस्ट्री से जिसमें 9, उसके बाद 7 मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री से, उसके बाद 7 आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो इस प्रकार लगभग आपके 23 क्वेश्चन जो थे वो दोस्तों आपके सिर्फ हिस्ट्री से ही आए हैं। ठीक है, तो ये आपको जो हिस्ट्री है ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन पे आप अच्छे से फोकस करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो होगा भूगोल। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन पे आपके पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया गया है, निम्न में से किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो आपको बताना है अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है ये कहाँ पर मिलती है, वो जगह क्या है? देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अलकनंदा और भागीरथी मिलती है वो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में।
देखिए यहाँ पर दिया गया है देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से ही नदी को किस नाम से जानते हैं हम? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो संयुक्त धारा बहती है अलकनंदा और भागीरथी की, इसी को ही हम, जब ये आगे बढ़ती है, इसी को ही हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रमुख नदियां व उनके उद्गम स्थल के जोड़े आपको मिलाने हैं। यहाँ पर यमुना, कृष्णा, गोदावरी और महानदी दिए गए हैं और यहाँ एक तरफ इनके उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो विकल्प ए जो है इसके अनुसार आपका जो आंसर है वो सही होगा। तो यहाँ पर ए में देखिए क्या मिलान दिया गया है, यमुना का यमुनोत्री, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से दोस्तों निकलती है, ये हम सबको पता है। कृष्णा नदी की यदि हम बात करते हैं तो ये विकल्प जो तीसरा दिया गया है महाबलेश्वर, तो ये कर्नाटक में महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है। इसके बाद सी यानी कि गोदावरी, ये दोस्तों आपके नासिक में निकलती है। इसके बाद महानदी की यदि हम बात करते हैं, और गोदावरी दोस्तों नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, महानदी जो है ये आपकी सिहावा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिहावा से। क्लियर है? तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो डिटेल है उसमें भी यही दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से सही सुमेलित है? माना हिमाचल प्रदेश में है, नीति उत्तराखंड में, दीफू लद्दाख में और आगेल अरुणाचल प्रदेश में। तो जो सही वाला है दोस्तों उस ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो विकल्प बी यानी कि जो नीति है ये उत्तराखंड में ही स्थित है। बाकी जो दर्रे दिए गए हैं उनका जो राज्य है वो कौन सा है, तो यहाँ पर हम डिटेल में समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख की। तो लद्दाख में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? तो खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला। तो ये सभी दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? लद्दाख में। पीर पंजाल और बनिहाल दोस्तों ये आपके जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा और यांगजी, ये प्रमुख दर्रे आपके कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी हैं, दीवान, भाभा, पारंगला और मणिनंग। तो ये सभी आपके जो दर्रे हैं दोस्तों वो कहाँ हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद मुलिंगला, माना, नीति, निपुलेख। तो दोस्तों यहाँ पर नीति दिया गया था, ये तो सही था, लेकिन ऑप्शन ए में माना दिया गया था जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, इसीलिए ये गलत था, बल्कि ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद था दोस्तों नाथुला और जेलिपला। तो ये आपके कहाँ पर है? सिक्किम में है। यहाँ पर लगभग सभी दर्रे दे दिए गए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लें। इसके बाद था सेला, बोमिडला और दिफू। तो दोस्तों यहाँ पर दिफू देखिए इसका आया है नाम, दिफू आपका लद्दाख से मैच करके दिया गया था, इसलिए ये गलत था। जबकि हम बात करें दिफू की तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसके बाद तुजू जो है ये आपका कहाँ पर है? मणिपुर। और थालघाट और भोरघाट, ये दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा? थालघाट और भोरघाट, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार जो आपके प्रमुख दर्रे हैं उनसे संबंधित उनके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया था आपसे। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला आपका कथन दिया गया था, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा था, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से भी आपसे करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड था तो अगर उसकी घटना करंट से रही है तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे फरवरी 2023 की घटना थी, तो उस समय के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो बदलता रहता है जैसा कि आप जानते हैं, और लेटेस्ट करंट अफेयर्स के आंकड़े जो है वो आपसे ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, शिवानासमुद्र और कालापक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जल शक्ति, सौर शक्ति व नाभिकीय ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का विकल्प ए जो है वो करेक्ट होगा दोस्तों, शिवानासमुद्रम जल शक्ति के लिए, और कल्पक्कम जो है दोस्तों ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है, इन्हीं के लिए ये प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर इनकी डिटेल देख लेते हैं। कर्नाटक में शिवानासमुद्र जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 1902 में की गई थी। तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, जो शिवानासमुद्र है इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है और कल्पक्कम का तमिलनाडु से। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला आपका कथन दिया गया था रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, और दूसरा था बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो यहाँ पर बात करें इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहला वाला कथन आपका जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो आपका विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, रामगंगा नदी जो है वो कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, लेकिन जो बेतवा नदी है प्रयागराज के पास नहीं, बल्कि कहाँ पर मिलती है, हमीरपुर में। ठीक है, हमीरपुर में ये यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी मिलती किस में है, यमुना नदी में ही मिलती है। यमुना नदी की ये सहायक नदी है, लेकिन कहाँ पर मिलती है, हमीरपुर में। ठीक है, और रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी और नदी से सही सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर विकल्प ए में था प्राणहिता महानदी की है, जो सही नहीं है आपको उसका चयन करना है। हेमावती कावेरी की है, मालप्रभा कृष्णा की, मंजरा गोदावरी की। ठीक है, तो यहाँ पर जो अन्य तीन विकल्प हैं बी सी डी ये तीनों सही हैं, लेकिन ए वाला जो है ये आपका सही नहीं है, यानी कि विकल्प ए जो है वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट होगा। प्राणहिता दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की। ठीक है, तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी सहायक नदियां जो हैं वो उसमें प्रमुख रूप से आपके आती हैं प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती और वेनगंगा। ठीक है, आप देखेंगे विकल्प डी में आपका दिया भी गया था, मंजरा गोदावरी की है सहायक नदी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी की, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबनी। तो ये सब कावेरी की हो जाएंगी। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और पंचगंगा ये सभी प्रमुख रूप से नदियां जो हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे हम कहते क्या हैं, आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौज या फिर जल विभाजक। तो दोस्तों इसको हम जल विभाजक के नाम से ही जानते हैं। तो ये क्या है, एक भौगोलिक इकाई है जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है और पानी को छोड़ती भी है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, जल विभाजक, यानी कि वाटर शेड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण बताया गया है। तो अगर इनके हिसाब से आपको विकल्प का चयन करना है। देखेंगे अभिकथन क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु जो तट है वो शुष्क रहता है। किस मानसून की बात कर रहे हैं हम, दक्षिण पश्चिम मानसून की। ठीक है, और कारण इसका दिया गया है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका करेक्ट विकल्प है वो कौन सा है, ऑप्शन डी, दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार दोनों ही आपके कथन सही हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका दिया भी यह है डिटेल में, क्या देख लेते हैं एक बार, तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। आप मैप में देखेंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी के समानांतर ही आपको तमिलनाडु तट जो है वो दिखता है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी आपका ये कारण था जो कि सही था और यही इसकी सही व्याख्या हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून को पश्चिमी घाटों द्वारा बाधित किया जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कहाँ से उठता है, अरब सागर से। ये हवाएं फिर पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं, जल्दी ही ठंडी हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सह्याद्री के हवा वाले हिस्से और पश्चिमी तटीय मैदान में मूसलाधार वर्षा होती है। तो ये कारण है यहाँ पर वर्षा होने का। पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये हवाएं नीचे उतरती हैं और फिर गर्म हो जाती हैं, इससे हवाओं में नमी कम हो जाती है, इसलिए ये हवाएं पश्चिमी घाटों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित के पूर्व में थोड़ी वर्षा करती हैं और इन क्षेत्रों में वर्षा छाया क्षेत्र भी इन्हें कहा जाता है। क्लियर है, तो ये इसकी डिटेल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम ज्योग्राफी पे ही चल रहे हैं, है ना, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको लेटराइट मिट्टी से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई हैं, उसमें बताना है कौन सा सही है।
पहला था आपका कथन, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। तो विकल्प जो सी है दोस्तों, ये आपका सही हो जाता है इस प्रकार। यानी हम कह सकते हैं लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी नहीं पाई जाती है, इसलिए आपका गलत था। अब यहाँ पर देखिए इसकी डिटेल क्या दी गई है। लेटराइट मृदा जो है, लेटराइट मिट्टी जो है, इसका निर्माण कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होता है। और कैसे? तीव्र निच्छालन की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इस मृदा में उर्वरता कम होती है, किंतु इसमें लौह और एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की क्या होती है? इसमें कमी होती है। तो जिनकी कमी है उन पे आप देख लें कौन से पदार्थों की कमी होती है, और पर्याप्त मात्रा में जो पाए जा रहे हैं उनको देख लें। ठीक है, यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर का पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह मृदा, इस मृदा से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है उनके आपको नाम दिए गए हैं। ऊष्मा जनित है, विद्युत जनित है, गैर नवीकरणीय है, या फिर नवीकरणीय। नवीकरणीय दोस्तों जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है ये। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि सभी शामिल है। ये बात हो रही है पारंपरिक स्रोतों की, जो कि कैसे होते हैं? गैर नवीकरणीय, यानी कि नॉन रिन्यूएबल, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं इनको ये नवीकरणीय होते हैं, यानी कि रिन्यूएबल होते हैं, इनको रिन्यू किया जा सकता है। तो इसमें आपके और कौन से आएंगे जो एग्जाम्पल है, वो क्या क्या है? पवन ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि, जो कि कैसे हैं? नवीकरणीय है, इसलिए इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है हर बार अलग अलग तरीके से। कभी आपको नाम दिए जाएंगे, बताना होगा ये इनका संबंध किस ऊर्जा स्रोत से है, तो इसलिए आप पूरी जानकारी इसकी रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ तक जो है दोस्तों हमारे लगभग 11 क्वेश्चन जो थे वो हमारे इंडियन ज्योग्राफी से थे, यानी कि भारत के भूगोल से। अब हमारा शुरू हो जाता है विश्व का भूगोल। तो यहाँ पर देखेंगे विश्व के भूगोल में जो आपका क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था? दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, नीचे वाला, इस हिस्से में हवा जब बाईं ओर विक्षेपित होती है इस तरीके से, तो वो आपका कारण क्या है? किसके कारण होती है? विकल्प है आपके चुंबकीय क्षेत्र के कारण, कोलियस बल के कारण, तापमान के कारण, या फिर दबाव के कारण। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है यही आपका करेक्ट है, कोलियस बल के कारण। देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या दी गई है। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में क्या आ जाता है? विक्षेप, हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिस के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर नाम दिया गया है कोरियोलिस के द्वारा, जीजी कोरियोलिस, तो इन्हीं के नाम पर इस बल का नाम रखा गया है। तो इनके द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल था। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये नियम किसने दिया था? फेरल ने। इन्होंने बताया था हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ? दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको झील का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ देश का। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उनका नाम बताना है। पहली झील है माराकाइबो, जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है, ये सही है दोस्तों। ओनेगा, इसमें आपका विकल्प कनाडा दिया गया था, तो यही आपका गलत हो जाता है। मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बिल्कुल सही है। और बैकाल जो झील है वो रूस में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये ओनेगा झील कहाँ पर है? ये कनाडा में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है दोस्तों? रूस में स्थित है। ठीक है, ना कि कनाडा में। रूस की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? बैकाल और लदुगा। एक बैकाल आपको यहाँ दिया भी गया था ऑप्शन में, और दूसरी एक और प्रमुख है, वो कौन सी है? लदुगा है। क्लियर है। मिशिगन अमेरिका की है, माराकाइबो वेनेजुएला में एक लैगून झील है ये। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। जो आपकी वेनेजुएला में स्थित माराकाइबो है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, सिर्फ उसी महाद्वीप की बात की जा रही है, तो उसकी सबसे बड़ी झील है। क्लियर है, तो ऐसे प्रमुख आंकड़े भी आपको ध्यान रखने चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? जेपोरिजिया, खार्किव, कीव या डोनेट्स्क? तो दोस्तों यही आपका विकल्प डी जो है करेक्ट है, डोनेट्स्क। ठीक है, तो डोनेट्स्क जो है ये बेसिन, डोनेट्स्क बेसिन जो है इसको वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में स्थित है ना, और ये कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन के कोयला भंडार का 90% से अधिक डोनेट्स्क कोलफील्ड में ही स्थित है। यानी कि यूक्रेन में जितना भी कोयला भंडार है उसका 90% से भी ज्यादा जो भंडार है वो कहाँ पर है? डोनेट्स्क कोलफील्ड में ही स्थित है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? विकल्प आपको दिए गए हैं, मिसिसिपी, कोलोरेडो, रियो ग्रांडे और अमेजन। तो दोस्तों आप यहाँ विकल्प देखेंगे बी और सी जो है ये दोनों ही सही है, क्योंकि बात हो रही है सीमा पर स्थित नदियों की। कहाँ पर? अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर। तो रियो ग्रांडे और कोलोरेडो ये दोनों ही नदियाँ अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर स्थित हैं। रियो ग्रांडो और कोलोरेडो दोनों नदियाँ कहाँ पर हैं? इनकी सीमा पर स्थित है। और रियो ग्रांडे दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मेक्सिको की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख नदियों कोलोरेडो नदी के साथ में से एक है। तो ये जो है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण मध्य कोलोराडो में उत्पन्न होती है और मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मेक्सिको में प्रमुख नदियों रियो ग्रांडो के साथ में से एक है। कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो के रॉकी पर्वत से शुरू होकर पश्चिम और दक्षिण में उत्तरी पश्चिमी मेक्सिको से कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर जो आपके विकल्प दोनों ही करेक्ट थे, बी और सी, लेकिन आयोग ने इसको सही उत्तर कौन सा माना है? विकल्प सी माना है। तो ये एक त्रुटिपूर्ण आंसर था, हम जिसको कह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ प्रश्न जो हैं उन पर विवाद हमेशा ही चला आता है, तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, आप क्वेश्चन से रिलेटेड देख रहे हैं कि कितनी सारी आपको जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए है मोंटेविडियो उरुग्वे में है, इगारका चीन में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, रोटरडेम नीदरलैंड में। तो दोस्तों इगारका चीन में नहीं है, बल्कि कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। कहाँ पर है? रूस में स्थित है। तो इसलिए विकल्प जो बी है यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी एक बार डिटेल देख लेते हैं। इगारका बंदरगाह दोस्तों कहाँ है? रूस में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, यह बंदरगाह येनिसे नदी के इगार्स्काया क्रीक के तट पर स्थित है। मोंटेविडियो बंदरगाह उरुग्वे में, जकार्ता बंदरगाह इंडोनेशिया में और रोटरडेम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि नीदरलैंड के दक्षिण हॉलैंड प्रांत के रोटरडेम शहर में स्थित है। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? बात हो रही है दोस्तों फिलीपींस में जो नारियल और गन्ने की कृषि विकास हुआ था, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रांस वासियों को, हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, स्पेन और अमेरिकी वासियों को। तो यही आपका सही है, स्पेन और अमेरिकी वासियों को जो है, जो स्पेनिश और अमेरिकी लोग थे, इन्होंने फिलीपींस को नारियल और गन्ने के बागानों की देन जो है इनके द्वारा इनको दिया गया था। ठीक है, बागानों में भारी निवेश किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको अरेंज करना है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको विकल्प में जो नाम दिए गए हैं क्वेश्चन में वो कौन कौन से हैं? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन सहारा और गोबी मरुस्थल। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले जो है सबसे छोटा, ये कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपको छोटे से सबसे विस्तृत तक अरेंज करना था। सबसे शुरुआत हम करेंगे सबसे छोटे की। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये सबसे छोटा है, इसके बाद है गोबी मरुस्थल, उसके बाद है आपका अरेबियन मरुस्थल और सबसे बड़ा है कौन सा? सहारा मरुस्थल। ये पूरी दुनिया का ही सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी डिटेल थोड़ा सा देख लेंगे। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है।
ठीक है, और कुल मिलाकर अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। वैसे तो दोस्तों हम बात करते हैं उष्ण मरुस्थल की, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा मरुस्थल है, लेकिन अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आता है। लेकिन यहाँ पर बाकी जो दिए गए थे इनकी आपको जो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी इनका क्षेत्रफल दिया गया है। ग्रेट सैंडी जो है इसका यहाँ पर दिया गया है 2,67,250 वर्ग किलोमीटर। गोबी मरुस्थल का यहाँ पर देखेंगे तो ये 12,95,000 वर्ग किलोमीटर है। अरेबियन का 23 लाख और सहारा मरुस्थल का 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसका क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य कथन है उसका आपको चयन करना है। पहला विकल्प था महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है। तीसरा विकल्प था बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। और चौथा विकल्प था यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है। सत्य कथन बताना था दोस्तों, आपका विकल्प ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसकी डिटेल। देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, लेकिन उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, जहां पर उसकी मात्रा 36% रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता कैसी होती है, न्यून होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा जो कि 30 अक्षांशों क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित होती है, इसलिए इस स्थान पर लवणता जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अब विकल्प जो बी था, ये देखिए ये तो पहले वाले विकल्प का एक्सप्लेनेशन हो गया। विकल्प बी में दिया गया था कि 12.5 घंटे बाद ज्वार आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर किसी स्थान पर 24 घंटे में सामान्यतः 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आना चाहिए, परंतु पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व तक एक घूर्णन करती है, इसलिए प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में प्रतिदिन ज्वार लगभग जो है 25 या 26 मिनट की देरी से आता है। ज्वार के 6 घंटे 12.5 मिनट बाद निम्न ज्वार भाटा आता है। तो यहाँ पर इसका कारण ये है कि चंद्रमा भी अपने धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करता है, और ज्वार केंद्र जब अपना एक चक्कर पूरा करता है तब तक चंद्रमा उसके आगे कुछ आगे निकल गया होता है, और ज्वार केंद्र को चंद्रमा के ठीक नीचे पहुंचने में 50 से 52 मिनट तक अतिरिक्त समय लगता है। इस प्रकार एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने पुनः आने में लगभग कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे 50 मिनट तक समय लग जाता है। उसी स्थान पर अपकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा के विमुख भाग 12 घंटे 25 मिनट बाद ज्वार आता है, लेकिन यहाँ पर आपको 30 मिनट दिया गया था, तो इसलिए आपका विकल्प जो बी था वो गलत था। इसके बाद अगला था बेंगुला धारा। दोस्तों वहाँ पर गर्म दिया गया था, जबकि एक ऐसी धारा है, ठंडी धारा है, जो कि अटलांटिक महासागर के पूर्व और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है। अगला आपका विकल्प था लास्ट वाला, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, सिजगी कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या को होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया था, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया था, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। और दूसरा विकल्प था, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसमें से जो कथन है वो सिर्फ आपका एक जो एक है, केवल कथन एक वो सही होगा, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए में आपका दिया गया था ना केवल एक, तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। तो देखिए उत्तर इसका ए सही है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो कि पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह परिवर्तन पेरू के तट के साथ ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मूल अर्थ होता है क्या, बच्चा। ठीक है, अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान स्तरीकरण में वृद्धि,
और समुद्र के पोषक तत्वों में कमी के कारण क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स नुकसान का अनुभव करती है। लेकिन वहां पर आपको विकल्प में जो दिया गया था कथन में, वो आपको दिया गया था कि जो समुद्री प्लैंक्टन्स होते हैं उनकी वृद्धि होती है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, इनका क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, जब ये अल नीनो जलवायु धारा बहती है। तो इसलिए आपका विकल्प जो ए है वो करेक्ट होगा, यानी कि कथन एक सिर्फ आपका सही है, ना कि दूसरा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है आपके तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क और मैंगनीज। तो विकल्प सी जो है दोस्तों ये करेक्ट है, यानी कि लौह अयस्क। माउंट न्यूमैन लौह अयस्क के खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह खनन क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलवारा क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये माउंट न्यूमैन की अवस्थिति कहाँ पर है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर एक तरफ सूची में दिया गया है पर्वत, दूसरी तरफ आपको देश दिए गए हैं। पर्वतों के नाम किलिमांजारो, टूपकल, स्टेनली और हॉगर हैं। देश के नाम मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया और युगांडा। तो विकल्प ए जो है दोस्तों वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब मिलान कर लेते हैं। किलिमांजारो ए का तीसरा दिया गया था, जो कि कहाँ पर है पर्वत, ये तंजानिया देश में है। बी का 1 टूपकल यानी कि मोरक्को में है। इसके बाद सी का चौथा स्टेनली कहाँ पर है? आपका युगांडा में। और हॉगर कहाँ हो जाएगा? बचा हुआ अल्जीरिया में। ठीक है, तो इस प्रकार इनका ये सही क्रम दिया गया है। और इसकी डिटेल जो है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। टूपकल मोरक्को में स्थित है। और माउंट स्टेनली जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में स्थित है। और हॉगर पर्वत दोस्तों कहाँ पर है? अल्जीरिया में। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल हो गई। तो यहाँ तक दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए हैं जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे उनको। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण की। पर्यावरण में जो आपके प्रमुख आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से थे? तो देखिए, सबसे पहला आपका था भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम NCMB के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका विकल्प में दिए गए थे मुंबई, पुडुचेरी, भावनगर और जामनगर। तो जामनगर में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये गुजरात के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र को केंद्र सरकार के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज की भागीदारी में PPP मोड के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? तो आयोडीन के, ऑर्गन के, ब्रोमीन के, क्लोरीन के। काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो ये दोस्तों आयोडीन के स्रोत होते हैं। पूरी दुनिया में पूछा जाता है आयोडीन के सबसे जो मुख्य स्रोत है वो कौन से होते हैं? तो समुद्री शैवाल। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों समुद्री शैवाल का मुख्यतः खाद्य स्रोत के रूप में एवं उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुद्री शैवाल मनुष्यों के लिए आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब, नदी, दलदल या फिर धसाऊ क्षेत्र, या इसको हम मार्सी एरिया कहते हैं। तो विकल्प सी जो है ये आपका क्या है? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण यानी कि नदी। तो लोटिक जो शब्द है दोस्तों ये लावों से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? धोना, है ना। ये बहते जल का प्रतिनिधित्व करता है। जो बहती हुई जो चीजें होती हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र, जहां पर जल का पूरा एक तंत्र एक निश्चित दिशा में चलता है। ठीक है, तो जिसमें आपके इसके उदाहरण की बात करें, अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? नाले, नदियां, झरने आदि। ठीक है, तो इसलिए नदी क्या हो जाएगा? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। यानी कि बहता हुआ जो पानी होता है, बहता हुआ जल जो होता है वो आपका लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम ये कब लाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि ये जो अधिनियम लाया गया था ये 1974 में लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह अधिनियम वर्ष 1974 में लाया गया था। इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। आरंभ में यह अधिनियम तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, लेकिन वर्तमान में ये पूरे देश में लागू है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 जो था वो किससे संबंधित था? विकल्प थे आपके ओजोन परत के संरक्षण से, पर्यावरण शिक्षा से, सतत विकास से या फिर प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत से। तो यहीं पर विकल्प आपका जो सी दिया गया है सतत विकास। ठीक है, यानी कि इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसी से संबंधित था इस सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? एजेंडा 21 ये सतत विकास से संबंधित था।
तो एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जो कि सतत विकास से संबंधित है। यह वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 जो है कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित, यानी अब ये सतत विकास लक्ष्य भी किस क्षेत्र से संबंधित थे। जैसे अभी हमने एजेंडा 21 देखा, वो किससे संबंधित था, सतत विकास से था। अब सतत विकास लक्ष्य जो है वो यहाँ पर उनके संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, वो किससे थे, तो SDG 10, 13, 14 और 15 दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का विकल्प जो सी है दोस्तों वो करेक्ट है, जिसमें हम देखेंगे ए का तीसरा है, यानी कि असमानताओं की कमी। ठीक है, तो SDG जो था वो आपका 10 किससे संबंधित था, असमानताओं की कमी। बी का 1 यानी कि SDG 13 किससे था, जलवायु क्रिया से। सी का चौथा जो कि SDG 14 था, पानी के नीचे का जीवन। और डी का दूसरा यानी कि SDG 15 जो था ये दोस्तों जमीन पर जीवन, इससे संबंधित ये सब इसके क्षेत्र थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानदंड है। विकल्प है आपके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। यही विकल्प आपका जो है दोस्तों वो करेक्ट है। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है, यानी कि पानी में कितना पॉल्यूशन है उसका मापन इससे किया जाता है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगर ये ज्यादा होगा तो जल कैसा है, संक्रमित है, जिसका अगर हम उपयोग करेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। विकल्प है आपके प्राकृतिक वास का विनाश, दूसरा है कीट नियंत्रण, आनुवंशिक आत्मसात्करण और परभक्षियों पर नियंत्रण। तो दोस्तों जो आपका जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे ज्यादा क्या है, प्राकृतिक वास का विनाश। अगर हम इनका विनाश करेंगे तो जैव विविधता भी क्या होगी, खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए प्राकृतिक वास का विनाश, यही विकल्प आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैविक डाटा केंद्र, सिंपल सा आपके लिए ये एक स्टैटिक डेटा भी बन जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसका नाम आपको बताना है। मूल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र या फिर घरेलू अपशिष्ट। तो दोस्तों कीटनाशक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। कांच, प्लास्टिक, कीटनाशक, अपशिष्ट, कृत्रिम रबड़ आदि ये सब कैसे हैं, गैर जैव निम्नीकरणीय हैं, निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। जबकि मल, मूत्र, अन्य घरेलू अपशिष्ट ये कैसे हैं, जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। क्लियर, तो यहाँ पर आपको जैव निम्नीकरण प्रदूषक बताना था, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बल्कि यहाँ पर नहीं लगा है तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि गैर जीव निम्नीकरण बताना था। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, कीटनाशक। और इसके अलावा और कौन कौन से हो तो वो आपका यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप देख लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है तो इन सीटू संरक्षण के द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण के द्वारा, जीन पूल के द्वारा या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनमें आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा। क्लियर है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो वो आपका जलीय पौधा कौन सा है, वोल्फिया, एजुला, ट्रापा या फिर लेमना। तो दोस्तों विकल्प आपका जो बी है वो करेक्ट होगा। एजुला जो है धान के खेतों में एक क्या है, ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है व्यापक रूप से, क्योंकि इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि धान के खेतों के लिए, धान की खेती में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इस पौधे का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। तो आपको बताना है मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल या फिर ताप मंडल। तो फिर ये है दोस्तों आपका समताप मंडल में ये आपकी जो लेयर है स्थित है। इसकी लगभग जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई है। समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। वर्ष 2022 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। तो दोस्तों ये आपका उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप देख लें, इसको छोड़ देते हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये भी आपका नहीं, ये तो ठीक है। इसमें देखते हैं इनमें से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सतत विकास का कौन सा लक्ष्य नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे लैंगिक समानता, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भूख या अच्छा स्वास्थ्य और भलाई। तो सतत विकास की बात करते हैं। सतत विकास में जो लक्ष्य दोस्तों 2030 तक प्राप्त रखने के लिए रखा गया है वो बाकी के सभी सही है, लेकिन जो अंतरिक्ष अनुसंधान, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि अंतरिक्ष अनुसंधान का सतत विकास में लक्ष्य नहीं रखा गया है। अब बात करें लैंगिक समानता की और शून्य भूख और अच्छा स्वास्थ्य और भलाई की, तो संयुक्त राष्ट्र के जो 17 सतत विकास लक्ष्यों में से जो 17 सतत विकास लक्ष्य है उसमें जो दूसरा था SDG 2, इसके अंतर्गत शून्य भुखमरी यानी कि 0 हंगर, SDG 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा कल्याण, और SDG 5 के अंतर्गत लैंगिक समानता को शामिल किया गया है, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना क्या हो गया है आवश्यक, मतलब ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो है हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी के किस जनपद में स्थित है, तो जनपद का नाम बताना है आपको। तो ये दोस्तों कहाँ है, चंदौली में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी के चंदौली जनपद में स्थित है। यहाँ पर खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यहाँ राजदरी और देवदरी झरने और ब्लैक डक, चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर, ये सब जो है इनके आकर्षण का केंद्र है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन और दूसरा कारण बताया गया है। तो देख लेते हैं क्या है। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो दोस्तों ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कारण जो है ये आपका गलत है। तो यहाँ पर इसका विकल्प जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यानी कि ए तो ठीक है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण का जरूरी है, आवश्यक है ना। तो विकल्प डी जो है वो करेक्ट है, जिसमें ए सत्य है लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसकी डिटेल यहाँ पर आप देख लें, कोई ज़्यादा खास इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है। तो वेटलैंड दिवस जो है दोस्तों ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार 2 फरवरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये उस टाइम की इसमें थीम दी गई थी, लेकिन आपको लेटेस्ट आंकड़े मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है। तो हांगुल नाम का हिरण दोस्तों ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। कश्मीरी स्टैग को हंगुल के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर का क्या है, राज्य पशु है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन आपको दिए गए हैं जिसमें देखेंगे पहला कथन क्या है, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्मासिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों विकल्प ए जो है वही आपका करेक्ट होगा, यानी कि कथन एक सिर्फ सही है लेकिन दूसरा गलत है। अब जो गलत है उसमें देख लेते हैं कि जो वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट है ये प्रति तिमाही नहीं बल्कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। तो यही इसमें इसकी गलती थी। ठीक है। तो इस प्रकार आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। आर्थिक विकास, जैविक, सामाजिक या सतत। तो दोस्तों सतत विकास ये कहलाता है। तो सतत विकास जो है ये एक आदर्श मॉडल है जो ये बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण जो है यानी कि इसका जो यूज है वो कम से कम हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ तक हमारे जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे विज्ञान के विषय में आपसे कितने प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, निसार उपग्रह की बात हुई थी। किन संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है। तो इसे दोस्तों किया गया था इसरो और नासा ने मिलकर के। ठीक है। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी और नासा अमेरिका की। तो दोस्तों ये जो है निसार उपग्रह जो है इसरो और नासा ने मिलकर के इसको बनाया था। निसार नासा और भारतीय
यानी इसरो के मध्य एक संयुक्त भू अवलोकन मिशन है। ये कैसा है? भू अवलोकन मिशन है। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसमें अगर हम कैटेगरी के हिसाब से देखें तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर था निम्न में से कौन सा mRNA वैक्सीन जो है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो इनमें से mRNA वैक्सीन कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपकी मॉडर्ना। ठीक है, मॉडर्ना जो है ये आपकी अमेरिका स्थित कंपनी मॉडर्ना यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, जिसको हम NIAID शॉर्ट में कहते हैं, और बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि BARDA के द्वारा विकसित एक mRNA क्या है? ये टीका है। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों। इनमें से हंसी पैदा करने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों वो कौन सी है? आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O को हम हास्य गैस के रूप में जानते हैं। इसे सूंघने पर क्या आती है? बहुत ज्यादा हंसी आती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? प्राकृतिक रेशम बताना है तो दोस्तों पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो दोस्तों नाइट्रोजन जो है ये कैसा है? एक प्राकृतिक रेशम है, जो कि नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक रेशम के रूप में मौजूद है, जबकि कृत्रिम रेशम जो है वो नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये विकल्प जो है वो आपके गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस जो नहीं है उनको बताना है। ऑर्गन, क्रिप्टन, एक्टिनियम और रेडॉन। तो दोस्तों एक्टिनियम जो है ये नोबल गैस नहीं है। और जो बाकी के हैं ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जिनॉन, इस प्रकार ये सभी आपके क्या हैं? नोबल गैस हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन ये सभी आपके क्या हैं? एक्टिनियम अक्रिय गैस नहीं है, बल्कि ये सब जो है ये अक्रिय गैस है, यानी कि नोबल गैसें हैं। अब बात करेंगे हम जीव विज्ञान से पूछे गए प्रश्नों की। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा टीका डिप्थीरिया से बचाता है। तो आपका विकल्प जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, टॉक्सॉइड। ये आपका क्या है? डिप्थीरिया से बचाने वाला टीका है। डिप्थीरिया एक क्या है? जीवाणुजन्य रोग है, जो कि कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है। टॉक्सॉइड टीका डिप्थीरिया के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा का हमें नाम बताना है। तो वो कौन सा है दोस्तों? नेपेंथिस। नेपेंथिस एक कैसा है? फ्लावरिंग प्लांट है। नीलोम्बो एक जलीय पौधा है, और बाकी के ऑप्शन जो दिए गए हैं उनके भी हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। निकोटियाना एक शाकीय पौधा है। ठीक है, और जो आपका नेपेंथिस है दोस्तों ये कीटभक्षी यानी कि मांसाहारी पौधा है। ठीक है, तो यहाँ पर कीटभक्षी पौधा कौन सा हो जाएगा? नेपेंथिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? कितने घटकों का बना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर केवल 4 जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं मानव हृदय में। ठीक है, तो मानव हृदय में 4 प्रमुख जो मानव हृदय है ये 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है, जिसमें 2 ऊपरी कक्षों को दायालिंद और बायालिंद या एट्रियम कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दाया और बायां निलय या फिर वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? तो एड्रेनालिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन और एल्डोस्टेरोन। तो दोस्तों इंसुलिन जो है ये हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है, जबकि अब यहाँ देख लेते हैं इसकी डिटेल में। तो ये आपका इंसुलिन जो है ये यहाँ से स्रावित होता है, जबकि अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो जाइलम जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है? जल, ऑक्सीजन, एमिनो एसिड और भोजन। तो विकल्प ए जो है दोस्तों वो करेक्ट होगा आपका। जैसा कि आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम 2 आपके क्या हैं? ऊतक पाए जाते हैं पौधे के अंदर, तो जो कि संवहनी पादपों में ये रहते हैं ऊतक, परिवहन ऊतक जिनको हम कहते हैं। फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम के माध्यम जो होता है, फ्लोएम के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों पौधे का भोजन, और जो भोजन दिया गया है ये आपका फ्लोएम के लिए होता है, और जल जो है ये आपका जाइलम के लिए। ठीक है, जाइलम के संवहन की प्रमुख भूमिका अदा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पोषक स्तर बनते हैं
केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, या फिर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। तो यही विकल्प आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो डिटेल दी गई है इसमें आप देख लेंगे, पोषक स्तर का निर्माण खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने के फलस्वरूप होता है। इस श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पोषण स्तर दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपको फिर से सूची आ गई है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपको व्याधि यानी कि बीमारियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे उनका जो कारक है वो कौन सा है। तो पहली है आपकी पेप्टिक व्रण, दूसरी है डेंगू, फील्ड पाँव और मलेरिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका विकल्प जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सी में आपका दिया गया था ए का चौथा, यानी कि पेप्टिक व्रण जो है ये आपका जीवाणु से होता है। डेंगू की अगर हम बात करते हैं बी का 1 यानी कि विषाणु से, उसके बाद सी का 3 फील्ड पाँव कृमि से होता है, मलेरिया आपका प्रोटोजुआ से होता है। तो इस प्रकार ये सब क्या है, इन व्याधि इन बीमारियों के कारक हो जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हमारे शुरू होते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे आपसे पिछले साल। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय जो दी गई है उससे सही सुमेलित नहीं है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन, 8वीं अनुसूची में भाषाएं और 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यही दोस्तों आपका गलत है, यानी कि ये विकल्प डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, बाकी 3 तो बिल्कुल सही थे, लेकिन यहाँ पर जो 9वीं सूची दी गई थी ये दोस्तों आपके राज्यों में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं है, बल्कि विशिष्ट अधिनियमों और विनियमनों का विधि मान्यकरण है। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो ये किस अनुसूची में है, तो ये आपका चौथी अनुसूची में दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो देता है वो राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद की, तो 124(2) के परंतु के खंड का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र अपना जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के लिए यूपी में 31 सीटें आवंटित हैं और लोकसभा के लिए 80। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा। तो विकल्प डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही जो सीटों की संख्या दी गई है दोनों सदनों में वो बिल्कुल सही दी गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है, कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा तत्व नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए था, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। और अन्य विकल्प देख लेते हैं दोस्तों क्या दिए गए थे। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्रों के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों विकल्प बी जो है ये सिर्फ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड खा के अनुसार ग्राम सभा से तात्पर्य ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय से है। ठीक है, और अनुच्छेद 43 का के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी कृतियों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। सामान्य तौर पर ग्राम सभा के कार्य शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्था की राज्य स्तर पर होती है। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प जो बी है वो सही नहीं है। आपको सही वाला जो सही नहीं है वो बताना था। ठीक है, जो असत्य था तो यहाँ पर ये गलत है, बाकी जो सारे विकल्प दिए गए हैं वो सब सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। तो यहाँ पर दोनों का जो भाग है वो कौन सा है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलवाएं और समान नागरिक संहिता। तो विकल्प बी जो है ये दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का संयुक्त रूप से पूछा गया था भाग कौन सा है, कौन सा प्रावधान है, पर्यावरण का संरक्षण।
यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों के तहत 48 का में और मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 का के 6 में शामिल है। अन्य विकल्पों में जो है ये सब, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, तत्व के प्रमुख हैं, जिसमें आपका जो आपका उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 43 का, और समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 44। जबकि अभिभावक बच्चों के शिक्षा का अवसर दिलाएं केवल मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 का के तहत। ठीक है, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए है 1919 का अधिनियम, बी में 1793, सी में दिया गया है 1909 का अधिनियम और डी में है 1853 का चार्टर एक्ट। तो विकल्प ए जो है यही आपका करेक्ट है दोस्तों। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको हम नरेंद्र मंडल बोलते हैं, इसकी व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण बताया गया है, तो इनमें बताना आपको क्या सही है क्या गलत। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबोधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। दूसरा था आपका जो कारण दिया गया था वो था राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें जो कथन और कारण है तो दोनों सही, लेकिन जो व्याख्या है वो सही तरीके से इसकी नहीं कर रहा है जो कारण इसका दिया गया है। अब यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। यह जानकारी आपकी अनुच्छेद 3 में दी गई है। इसी अनुच्छेद के परंतु के अनुसार इस प्रायोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश से यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम को परिवर्तित करता है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उस प्रस्ताव पर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही जो कथन और कारण दिए गए थे एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही सही हैं। ठीक है, बस ये है कि जो कारण है वो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात हो रही है संसद के सचिवालय की। तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों दोनों ही आपके जो कथन हैं वो सही दिए गए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार बात करें तो 98 के खंड 1 के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई है। इसी खंड के परंतु के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। 58 के खंड 2 के तहत संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती और उनकी सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही कथन आपके जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों बात हो रही है किसकी, संघ वित्त आयोग की। तो यहाँ पर विकल्प जो सी है वो आपका करेक्ट है। दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। आप यहाँ पर देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, यानी कि कुल 5 सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया था 6 सदस्य, है ना, इसलिए गलत हो गया। इसी अनुच्छेद के खंड 3 के तहत वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर दिया गया था नीति आयोग, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों ही
जो विकल्प थे वो दोनों ही कथन जो थे वो आपके गलत थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपका यातना के विरुद्ध इसका हिस्सा नहीं है ना। दोहरे दंड की धारा, कायुतर विधि, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध, ये सभी आपके अनुच्छेद 20 के पार्ट हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ इसकी डिटेल दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 20 से ही संबंधित है पूरा जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके अलग अलग खंड दिए गए हैं, उसमें आप देख लें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? उर्मिला सिंह, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार या फिर सुषमा स्वराज? तो दोस्तों मीरा कुमार जो थी वो कौन थी? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, जो कि 2009 में 15वीं लोकसभा की स्पीकर बनी थी। और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है वो इसमें स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों ये अनुमति दी गई थी 15 वर्ष के लिए, तो इसके विकल्प जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिटेल में। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में, जो कि क्या है, संघ की राजभाषा के खंड 2 के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई थी जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि संसद द्वारा अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इस अनुमति को उक्त अवधि से आगे भी जारी रखा गया है। यानी कि ये अवधि शुरुआत में तो सिर्फ 15 वर्षों के लिए रखी गई थी, लेकिन इसको अभी भी जारी रखा गया है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उससे पहले अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो इसलिए जितने भी सरकारी कामकाज होते थे वो सब अंग्रेजी भाषा में होते थे। तो उनमें एकदम से अगर हम भाषा चेंज करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए 15 वर्षों की अवधि उस समय तक रखी गई थी, लेकिन इसको अभी भी जो अधिनियम आया था 1963 का उसके तहत इसको जारी अभी भी रखा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। उसके बाद है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो अध्यक्षता स्पीकर करता है ये तो सही है, लेकिन विकल्प जो ए था, कथन ए जो है वो गलत है, इसलिए विकल्प जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा कथन सही होगा। अब बात करते हैं संयुक्त बैठक की, तो ये अनुच्छेद 108 के तहत दिया गया इसका प्रावधान, जिसमें कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि जिसको हम स्पीकर कहते हैं, करता है। तो इस प्रकार कथन ए गलत है जबकि दूसरा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा विवादित था, बल्कि ये कह सकते हैं जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि हिंदी में कुछ मिसप्रिंट आपको दी जा सकती है, तो इसलिए आप इसका जो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होता है आप उसको जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या था कि कथन 1 में अंग्रेजी संस्करण के अनुसार आर्टिकल 109 दिया गया था, जबकि यहाँ पर अनुच्छेद के बाद कोई अनुच्छेद का नंबर नहीं दिया गया है। तो इसलिए जब कभी ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप एक बार इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है क्वेश्चन का उस पर भी गौर फरमाते रहें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रावधान और संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो राजभाषा का संबंध जो है वो आपका दिया गया है 17 से। संघ राज्य क्षेत्र जो दिया गया है ये दोस्तों 8 से दिया गया है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो दिया गया है ये भाग 10 से दिया गया है, और अधिकरण दिया गया है भाग 11 से। यही दोस्तों आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका जो गलत है ये आपका सही नहीं है, बाकी ये जो अन्य दिए गए थे वो सही दिए गए थे, ठीक है। तो राजभाषा 17 में ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र 8 में है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है वो भाग 10 में है, और अधिकरण जो है ये दोस्तों आपका क्या है 14A में दिया गया है। किसमें है? 14A में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है राज्य का निर्वाचन आयोग, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये क्या करता है? पंचायत के सभी चुनावों का संचालन करता है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों एवं अनुच्छेद 243
1 के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और इनके निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण ये किसके हाथ में होता है? राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए और राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण के लिए खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। तो दोस्तों ये अशोक मेहता समिति के संदर्भ में पूछा गया है आपसे, तो जिसमें विकल्प जो बी है यानी कि केवल एक कथन सही है लेकिन दूसरा जो है वो आपका गलत है। यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख लीजिए। पंचायती राज पर वर्ष 1977 में एक समिति गठित की गई थी जो कि अशोक मेहता थी। इसने अपने अगस्त 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था की संस्तुति इस रिपोर्ट के दौरान पेश की गई थी, जिसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद, उससे नीचे गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2 स्तरीय व्यवस्था की इन्होंने बात की थी। समिति की अनुशंसा थी कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण के लिए जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्यवेक्षण के लिए बात हो रही है खंड की, तो खंड का इन्होंने जिक्र नहीं किया था बल्कि किसका किया था? जिले का किया था। तो इसलिए विकल्प जो दूसरा है वो आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक बताना है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा हुआ था? इनके काल के अनुसार आपको बताना है। तो विकल्प ए जो है दोस्तों वो सही है, यानी कि इनमें सबसे पहले क्या हुआ होगा? संविधान सभा की पहली बैठक हुई होगी। ठीक है, उसके बाद प्रारूप समिति बनाई गई, उसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। ठीक है, तो ये सभी घटनाओं की यहाँ पर डेट दी गई है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उनके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो दोनों में से एक ही तो सही हो सकता है, तो वो है आपका विकल्प 1, यानी कि जो कार्यविधि है वो मान्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपका संविधान के अनुच्छेद 71(2) के अनुसार दिया गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी यथास्थिति जो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जिस पद पर भी है उसके द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे, यानी उससे पहले जो भी कार्य किए गए हैं वो अविधिमान्य नहीं होंगे, वो सब मान्य रहेंगे। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तो दोनों ही जो विकल्प हैं ये आपके सही हैं, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, लेकिन राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं हो सकती, इसलिए दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरा उसका कारण बताया गया है। राष्ट्रपति संसद का भाग है और दूसरा है इसका कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो आपको इसमें से बताना है कि जो कथन और कारण है उनमें से कौन सा सही है या दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या है? तो देख लीजिए, दोनों ही आपके जो है सही है और इसकी व्याख्या भी ये सही कर रहा है कारण इसका। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति और इसकी अनुमति के बिना कोई भी विधेयक पास नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है।
अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना पुनः पारित कर दिया गया है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं रोकेगा। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही विधेयक क्या बनेगा, कानून बनता है। इसलिए दोनों ही आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, तो इनमें आपको बताना है क्या है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, जैसा कि हम जानते हैं 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी की जाती हैं। जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये दोनों ही जो कथन है ये आपके सही हैं, तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ पर नीचे दी गई है, तो इससे संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और यहाँ पर जो अनुच्छेद किससे संबंधित है उनका सही मिलान करना है। 324, 315, 280 और 338। तो आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो करेक्ट है। 324 जो है ये आपका संबंध किससे है, निर्वाचन आयोग से। 315 ये है आपका लोक सेवा आयोग। 280 ये है दोस्तों आपका वित्त आयोग से। और 338 जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 338 में बताया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, और महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो दोस्तों इसमें से विकल्प जो पहला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। तो पहला कथन सही था, लेकिन अनुच्छेद 76 के खंड 4 के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो इसलिए राष्ट्रपति को ही उसे पदच्युत करने का अधिकार है और कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जैसे इसमें दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है वैसे हटा सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। क्लियर है। अब देखते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन। तो इसमें अर्थव्यवस्था में जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमी में आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपसे ज़्यादातर करंट का जो डेटा है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन बजट से था, तो बजट पे जो इस बार का बजट था उस पर आप अच्छे से फोकस करें। बजट से काफ़ी क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो उस समय के करंट अफेयर्स के थे उनसे उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको देख लेंगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। स्वैच्छिक समाज सेवा, किसानी, खेती, परिवहन या नौकरी। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो स्वैच्छिक समाज सेवा है, जो समाज सेवा की जाती है अपनी इच्छा से, वो आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, बाकी जो है ये सभी आपकी क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। अगला देखेंगे तो दोस्तों ये भी आपका बजट से क्वेश्चन था, तो ये भी उस समय के करंट अफेयर्स था, इसको भी हम छोड़ देते हैं। बाकी जो इस तरीके के क्वेश्चन है इन पे आप फोकस कर लें, तो इसी से मिलते जुलते जो भी आपके बजट मेन आप बजट को पूरा ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी दोस्तों आपका बजट से ही था, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। मानव विकास रिपोर्ट ये उस 2021-22 की रिपोर्ट थी, तो इसको भी दोस्तों हमें छोड़ना होगा क्योंकि ये पिछले आंकड़े हैं, तो इनका हमसे आज के टाइम में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित वर्ष, तो ये प्रमुख योजनाएं हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन ये 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन यही आपका विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि ये 2015 में बल्कि नहीं शुरू हुआ था, ये 2016 में शुरू हुआ था। तो बाकी के अन्य विकल्प ऑटोमेटिकली आपके क्या है, ये सही है। तो लेकिन इस क्वेश्चन का विकल्प ए करेक्ट होगा क्योंकि आपसे जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी 2022-23 का था, तो ये भी हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं पीएम गति शक्ति जो मॉडल है, ये भी आपका उस टाइम का है क्योंकि 2022 की बात हो रही है, तो ये उसी समय के आंकड़े हैं, इनको भी हम स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बजट से है, तो ये भी हम नहीं देखेंगे। चलिए इसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, या फिर नवजात मृत्यु दर में कमी। तो दोस्तों दोनों ही इस योजना में जो है इन मृत्यु दर में कमी लाना है, मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में। ये जो योजना थी 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना था। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा या कौन से निर्धनता के प्रकार हैं? पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष, व्यक्तिपरक, या फिर प्रकार्यात्मक निर्धनता। तो इनमें से कौन से हैं? तो ये आपके 1, 2, 3 ये तीनों ही हैं, लेकिन ये प्रकार्यात्मक निर्धनता है, ये नहीं है। तो इसके विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके दिए गए हैं, डिटेल में देख लीजिए। गरीब का तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच की असमर्थता से है। जब व्यक्ति अपनी मौलिक जरूरतों को भी पूरा ना कर पाए तो वह क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। गरीबी के दो मुख्य रूप होते हैं, निरपेक्षी और सापेक्ष निरपेक्षी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये भी आपका देखिए 2000 आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का क्वेश्चन था। आर्थिक सर्वेक्षण से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पे भी आप देख लें अच्छे से। ठीक है, अगला है मध्याह्न भोजन को पीएम पोषण योजना किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 2021 में, ये भी उस समय का ही क्वेश्चन है, ये भी बजट का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम छोड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों सतत विकास कहलाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं जनसंख्या और नगरीकरण की। तो दोस्तों जनसंख्या और नगरीकरण से जो प्रश्न आपके पूछे गए थे वो कौन कौन से थे, एक बार देख लेते हैं। जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? अब दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प थे वो 1871, 81, 50 और 61। जैसा कि हम जानते हैं जनगणना का सबसे पहली बार जो कार्य किया गया था वो 1872 में किया गया था, है ना। तो इसमें जो विकल्प है उनमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्टार मार्क किया गया था। लेकिन यहाँ पर आयोग ने अपना विकल्प ए जो है इसको करेक्ट माना है, जबकि जो सही आंसर है वो क्या होगा? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो पहली बार जनगणना भारत में हुई थी वो कराई गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नियमित जनगणना की तो वो 1881 में हुई थी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो आपका विवादित है थोड़ा सा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि पर आर्थिक विकास पर प्रभाव, तो दोनों ही एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो दोनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो वो किया गया है 2070 तक, यानी 2070 तक भारत में ये कोशिश की जा रही है कि जो जनसंख्या है वो स्थायित्व धारण कर ले, यानी कि बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, इसकी डिटेल है, इसको आप एक बार देख लें। ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000 में जो आई थी उसके तहत कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जनसंख्या के सिद्धांत दिए गए हैं और सिद्धांतों के प्रतिपादक। तो जनसंख्या के सिद्धांत कौन कौन से थे, उनके प्रतिपादक कौन से हैं, इनका आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विकल्प डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा दिया गया है। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? एडविन केनन ने। ठीक है, इसके बाद सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत ये दिया था दोस्तों हेनरी जॉर्ज ने। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ये दिया था दोस्तों थॉमसन ने। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत ये दिया था माल्थस ने। तो इस प्रकार ये आपका जो विकल्प डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं राज्य विशेष। राज्य विशेष से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, तो ये दोस्तों आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको भी हम स्किप करेंगे, उस समय का करंट का ये डेटा था। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ये भी आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों यूपी से संबंधित जो योजना है वो कौन सी थी? तो ये योजना जो है उसी समय की है, अनूठी उपहार योजना 2021 में शुरू की गई थी। तो ये भी करंट का
क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है बल्कि यूपी सरकार की योजना है। तो दोस्तों योजना है तो यहाँ पर एक बार आप देख लें, गंगा एक्सप्रेस वे, मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना। इसमें गंगा एक्सप्रेस वे जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला कहाँ रखी गई थी, शाहजहांपुर में रखी गई थी। ठीक है, ये काफी बड़ी और प्रमुख योजना है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, आगे बात करते हैं 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था। तो यहाँ पर बात करें बरेली की, तो दोस्तों बरेली से जो नेतृत्व किया था वो किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, बरेली के रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने इस विद्रोह की रहनुमाई की थी। ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन बाद में विद्रोह की लहर फैलते ही खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी सेना मजबूत की और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो द्वितीय ने इन्हें वाइसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यूपी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई भी वन भूमि नहीं है। तो आपके दो कथन दिए गए हैं, इनमें आपको विचार करके बताना है। तो ये देखिए दोस्तों, ISFR की रिपोर्ट 2021 के अनुसार है, लेकिन इसके बाद से अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसलिए आप इसको देख लें। दोनों ही कथन आपके गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो यूपी में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है ये लगभग 6.15% है, और आपके विकल्प में क्या था, 12.8% है ना। और यह भी प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% ही है। साथ ही में यूपी के सभी जिलों में वनावरण का कुछ भाग है। न्यूनतम वनावरण वाला जिला भदोही। इस प्रकार प्रश्न जो 2 है वो दूसरा कथन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये समसामयिकी के क्वेश्चन है, तो इनको तो हम बिल्कुल ही स्किप करेंगे, है ना, क्योंकि ये उस समय का डेटा है, तो इसलिए इनको हमें फिलहाल में डिस्कस नहीं करना है। क्लियर है। चलिए, तो ये सभी आपके जो क्वेश्चन थे 2023 के करंट अफेयर से पूछे गए थे, तो इनको हम स्किप करते जाएंगे। तो यहाँ तक आपसे जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब दोस्तों करंट से ही पूछे गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं विविध की। विविध में यानी कि जो मिसलेनियस है, तो मिसलेनियस में जो आपके क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में, ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये 2023 की बात हो रही है। आप यहाँ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की डीकिन विश्वविद्यालय, तो ये भी आप क्वेश्चन जो है इसके पर दीजिए। ठीक है, क्योंकि करंट आप जानते हैं हर बार अपडेट होता है और हर बार नया करंट से ही क्वेश्चन आपका बनता है, पुराने करंट से बहुत कम आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो है ये भी उस समय के करंट का है, तो इसको हम स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है गुलनाथ मिडल ने। ठीक है, ये पुस्तक 1970 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं। तो इनको हम कहते हैं मरुद्भिद जानवर। क्या कहते हैं दोस्तों, मरुद्भिद, या इनको हम ज़ेरोपॉड के नाम से भी जानते हैं। तो रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूल पशु हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, मरुद्भिद जानवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो कौन प्रकाशित करता है ये रिपोर्ट, तो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है दोस्तों विलियम जालान। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन आपको दिया गया था, यह है 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया था। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो दूसरा ही विकल्प जो है दोस्तों यही आपका सही है, लेकिन ये गलत हो जाता है।
जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत तो आया था, लेकिन 1611 में नहीं बल्कि ये 1608 में आया था। तो इसलिए विकल्प जो आपका कथन जो है वो पहला गलत हो जाता है, दूसरा सही। तो विकल्प आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी डिटेल दोस्तों आपको यहाँ नीचे दी गई है, आप इसको देख लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों स्पेयर पुस्तक लिखी किसने है, प्रिंस हैरी ने लिखी है। तो यहाँ पर ये इनके लेखक हो जाएंगे, ठीक है। अगला और इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये भी दोस्तों देखिए आपका करंट का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको भी स्किप करेंगे, ठीक है। निधन से संबंधित है। हालांकि बस आप ये है, इन जो जितना भी करंट का डेटा दिया गया था इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट में भी विशेषकर आयोग आपसे सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछता है। जैसे ये निधन, प्रमुख व्यक्ति और जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उनके बारे में से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप इन सब पे अच्छे से फोकस कर लें। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था इसको हमने अच्छी तरीके से विद डिटेल के साथ डिस्कस किया है। आप क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उनको भी जो है उनकी हेल्प उनकी तैयारी में उनकी हो सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। और लगातार अगर आप अपडेट और लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।